Hello everyone. So here I am back with another video. So in our last video we have discussed about the retributive theory of punishment and the cases that were related to the retributive theory of punishment. So in our today's video we will study with our new topic, that is reformative theory of punishment. So if anybody has any doubts regarding the retributive theory of punishment, they can watch our earlier videos, and anybody who wants to ask something, have any kind of doubt, they can comment me in the comment box. Okay, so we will start with the reformative theory of punishment. That's our last theory in our theory of punishment. See, so let's start the concept of reformative theory. Okay, so according to this theory, so I will teach you both in English as well as in Hindi also, so that people who are unable to understand English very efficiently will also be able to understand what I am trying to say. Okay, the concept of reformative theory. According to this theory, the object of punishment should be in form of criminal through the method of individualization. Okay, so इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इस ऑब्जेक्ट का जो इस पनिशमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो भी क्रिमिनल है, जिसने भी क्राइम किया है, जो जेल में आया है कहीं भी, उसको रिफॉर्म करने के लिए ओके इंडिविजुअलाइजेशन मेथड के थ्रू, कि मतलब एक पर्सन पे पूरा ध्यान दे करके फोकस करके उसको इंडिविजुअलाइज किया जाए, मतलब उसको जो है रिफॉर्म किया जाए. ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन द ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल दैट इवन इफ एन ऑफेंडर कमिट्स अ क्राइम ही डज नॉट सीज टू बी अ ह्यूमन बीइंग. ओके, एक ये ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल देखिए हमेशा कहता है, आपने कई जगह भी सुना होगा कि अगर कोई क्रिमिनल है, अगर वो क्राइम करता है तो ठीक है, वो क्रिमिनल हो गया, बन गया, उसने क्राइम कर दिया, लेकिन वो एक इंसान भी है. ओके, ये चीज़ भी हमको हमेशा ध्यान रखनी है कि वो एक इंसान भी है. तो अगर किसी इंसान को अगर रिफॉर्म कर दिया जाए, उसको अगर अच्छा इंसान बना दिया जाए, सोसाइटी में काम आए लोगों के, तो ये अच्छी चीज़ है और ये चीज़ होनी चाहिए. सो he may have committed a crime under circumstances that might never occur again. Okay, ऐसा भी होता है कि कभी किसी ने मतलब एक इम्पल्स में आके, या कोई एक मोमेंट ऐसा था या कोई कारण था जिसमें किसी पर्सन ने क्राइम कर दिया. अब वो ज़रूरी नहीं कि वही मोमेंट वही चीज़ हमेशा उसके साथ रहेगी या हमेशा ही वो क्राइम करता रहेगा. ओके, सो देयरफॉर एन एफर्ट शुड बी मेड टू रिफॉर्म हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज इनकार्सिनेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि एक एफ़र्ट ज़रूर बनाना चाहिए, डालना चाहिए कि जो भी क्रिमिनल था, जो भी था, उसको रिफॉर्म कर दिया जाए इन द पीरियड ऑफ इनकार्सिरेशन. इनकार्सिरेशन मीन्स कि जब तक वो जेल में था, जब तक वो मतलब बंद किया गया था, पनिशमेंट उसको दी गई थी, जेल में रखा गया था, उसको इम्प्रिजनमेंट था, तब उस टाइम पे उसको जो है एक एफ़र्ट ज़रूर डालना चाहिए कि उसको रिफॉर्म किया जा सके. ओके, द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट शुड बी टू ब्रिंग अबाउट द मॉरल रिफॉर्म ऑफ द ऑफेंडर. ओके, इस पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? इस पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट यही है कि जो भी ऑफेंडर है, जो भी क्रिमिनल है, उसके अंदर एक मॉरल रिफॉर्म क्रिएट किया जाए. ओके, जो मतलब मॉरली उसको रिफॉर्म किया जाए. ठीक, he must be educated and taught some art of industry during the period of his imprisonment so that he may be able to start his life again after his release from the jail. जैसा मैंने आपको देखिए कई बार बताया है, पहले ही बताया कि उसकी जो भी क्रिमिनल होता है उसको रिफॉर्म करने के लिए उसको कोई एक स्किल सिखाइए. ठीक है, क्योंकि कई क्रिमिनल ऐसे भी होते हैं जिनके पास नौकरी नहीं होती है, तो वो लूट पाट करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, वो भी क्रिमिनल्स होते हैं. ठीक है, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? पहली चीज़ तो ये चीज़ समझना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कारण क्या था. तो पता चलता है कि नौकरी नहीं है, गरीबी है ना. तो उनको क्या करना चाहिए कि ही मस्ट बी एजुकेटेड एंड टॉट सम आर्ट ऑफ इंडस्ट्री. ओके, कि उसको पढ़ाना चाहिए या कोई एक नई स्किल सिखानी चाहिए इंडस्ट्री से रिलेटेड, की जो स्किल उसकी काम आए, है ना, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज इम्प्रिजनमेंट सो दैट ही मे बी एबल टू स्टार्ट हिज लाइफ अगेन आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम द जेल. सो इसमें इतना कुछ ऐसा कठिन नहीं है जो आप लोग को समझ में ना आए. फिर भी मैं एक बार पूरा रीडिंग करता चलता हूँ ताकि जो नोट्स हैं वो भी आपको एक बार दिख जाए कि कैसे हैं, क्या है, और फिर लेटर ऑन आपको चाहिए होगा तो मैं इसको आपको प्रोवाइड भी करा दूँगा. द रिफॉर्मेटिव थ्योरी इज़ ऑल्सो नोन एज रिहेबिलिटेटिव सेंटेंसिंग. ओके, जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है वो क्या करती है, रिहेबिलिट करती है इंसान को, मतलब जैसा वो पहले था उससे उसको चेंज करके एक दूसरी जगह, एक नया जगह बना देती है, मतलब उसको एक नया इंसान बना देती है. ओके, द पर्पज़ ऑफ पनिशमेंट इज़ टू रिफॉर्म द ऑफेंडर एज अ पर्सन. ठीक, so that he may become a normal law abiding member of the community once again. सी, कोई भी पर्सन है अगर वो क्राइम करता है, क्रिमिनल होता है, तो वो मान जब वो क्रिमिनल नहीं था, उससे पहले जब होता तब तो एक वो नॉर्मल लॉ अबाइडिंग सिटीज़न था. शायद कोई कारण ऐसा आया होगा, कोई रीज़न ऐसा हो जिसके कारण उसने लॉ को अपने हाथ में लिया और उसने क्राइम कर दिया. ठीक,
तो इसमें यही बात कही गई है कि रिफॉर्म द ऑफेंडर एज अ पर्सन सो दैट ही मे बिकम अ नॉर्मल लॉ अबाइडिंग मेंबर ऑफ द कम्युनिटी वंस अगेन, कि वो फिर से एक नॉर्मल लॉ अबाइडिंग मेंबर ऑफ द कम्युनिटी बन जाए। Here the emphasis is placed not on the crime itself, the harm caused or the deterrence effect which punishment may have, but on the person and the personality of the offender. Okay. इस पे जो एम्फेसिस दिया जा रहा है वो क्राइम उस पे नहीं दिया जा रहा है ना, लेकिन पर्सन पे दिया जा रहा है, क्रिमिनल पे दिया जा रहा है कि उसको कैसे रिफॉर्म कर दिया जाए। ठीक, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैरा। द रिफॉर्मेटिव थ्योरी इज सपोर्टेड बाय क्रिमिनोलॉजी। ओके, criminology regards every crime as a pathological phenomenon, a mild form of insanity. ओके, जो क्रिमिनोलॉजी होता है वो रिफॉर्मेटिव को सपोर्ट करता है और क्रिमिनोलॉजी से कहता है कि ये जो क्राइम है, जो भी क्राइम होता है, ये क्या होता है कि एक माइल्ड फॉर्म ऑफ इंसैनिटी होती है। आदमी के दिमाग में कुछ ऐसी इंसैनिटी सी हो जाती है कि वो नॉर्मली बिहेव करना छोड़ देता है और क्राइम करने लग जाता है। एन इन्नेट और एक्वायर्ड साइकोलॉजिकल डिफेक्ट। There are some crimes which are due to willful violation of the moral law by normal persons. Okay, कुछ ऐसे क्राइम्स भी होते हैं which are due to willful violation of the moral law by normal persons, जो willfully violate भी करते, जो मतलब कुछ ऐसे क्राइम, जो कुछ क्राइम भी होते हैं जो हो जाते हैं जिसमें पर्सन willfully अपना मॉरल लॉ को क्या करता है, उसको जो है तोड़ता है, उसको वायलेट करता है। ठीक है, सच क्रिमिनल शुड बी पनिश्ड एडिक्वेटली टू विंडिकेट द अथॉरिटी ऑफ द मॉरल लॉ। सो उन पनिशमेंट्स को वैसे ही मतलब उसी हिसाब से उनको पनिशमेंट भी देनी चाहिए, वैसे भी करना चाहिए कि आगे चल के भी वो कभी ऐसे मॉरल लॉ को अपने ना तोड़ें। मॉरल लॉ के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। अच्छा, मैं आपसे एक बार जो है क्रिमिनल लॉ एंड मॉरल लॉ के बारे में भी जानना चाहूँगा। सो आप इसी में कमेंट करिएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्रिमिनल लॉ एंड मॉरल लॉ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मॉरल लॉ। ओके, नाउ in terms of the theory, offenders largely commit crime because of psychological factors, okay, personality defects or social pressures. Sentences are consequently tailored to the needs of the individual offender and typically includes aspects of rehabilitation such as community service, compulsory therapy or counseling. ठीक, इसमें देखिए क्या चीज़ समझ में आता है कि जो कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ही ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण जो है लार्ज नंबर ऑफ पर्सन जो है वो क्रिमिनल बन जाते हैं। ओके, क्राइम कर देते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, पर्सनैलिटी भी होती है, डिफेक्ट्स भी होता है, सोशल प्रेशर भी होता है। ठीक है, कई लोग आके सोसाइटी के कुछ ऐसा प्रेशर हो जाता है उनके ऊपर, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है जिसके कारण वो लोग क्राइम कर देते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब वो उसको हटाया जाता है, एक इम्प्रिजनमेंट में लाया जाता है, एक अलग किया जाता है उसको सोसाइटी से, हर सारे प्रेशर से जब उसको अलग कर दिया जाता है, तब उसके ऊपर रिफॉर्मेशन का काम करना चाहिए ताकि वो उन सब चीज़ों को भूल करके कोई एक अपना फ्रेश स्टार्ट कर सके, रिहेबिलिटेट कर सके जिसे कहते हैं। ओके, ये कैसे होगा? तो कैसे होगा? ये होगा जो है कम्युनिटी सर्विस, कंपलसरी थेरेपी और काउंसलिंग के बारे में भी। काउंसलिंग किसे कहते हैं? काउंसलिंग कहते हैं कि जैसे अगर मैंने आपको कोई एक बात बताई, अगर मैं काउंसलर हूँ आपका, मान लीजिए आप इमेजिन कर लीजिए कि आप एक क्रिमिनल हैं और मैं आपका काउंसलर हूँ। तो आपका काम है कि जैसे आपने मेरे को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई कि क्या प्रॉब्लम थी आपके साथ, आपने क्यों क्राइम किया, क्या रीज़न था, ये वो। मैं एज अ काउंसलर आपके प्रॉब्लम्स को सुनूंगा और उसके बाद मैं आपको उसका एक जो है डायरेक्शन दूंगा, आपको एक तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इससे बाहर आइए, कैसे आप अपने आप को रिफॉर्म करिए, क्या करिए। ये काम होता है काउंसलिंग का, कि वो आपकी प्रॉब्लम को सुने और फिर उसका सोल्यूशन दे, आपको गाइड करे, डायरेक्ट करे। ओके, द प्री सेंटेंसिंग रिपोर्ट बाय अ प्रोबेशन ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट प्ले अ सब्सटेंशियल रोल इन असिस्टिंग द जुडिशियल ऑफिसर टू अराइव एट द अप्रोप्रिएट सेंटेंसिंग डिसीजन। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई एक क्रिमिनल है, वो गिल्टी प्रूफ हो गया, ठीक। अब उसको कोर्ट क्या करेगी? सेंटेंस करेगी, ठीक है, उसको जो है जो भी सज़ा देगी वो देगी। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी कैसे वर्क कर सकती है कि प्री सेंटेंसिंग रिपोर्ट एक देनी चाहिए। जब भी कोर्ट सेंटेंस दे किसी को, उसके पहले एक प्री सेंटेंसिंग रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी चाहिए बाय अ प्रोबेशन ऑफिसर और अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक, साइकोलॉजिस्ट हो, उसको एसेस करे कि जो भी क्रिमिनल था उसके बारे में जाने, देन प्री सेंटेंसिंग रिपोर्ट जो है कोर्ट को वो सबमिट करे। ओके, वाई? दैट साइकोलॉजिस्ट प्ले अ सब्सटेंशियल रोल इन असिस्टिंग द जुडिशियल ऑफिसर टू अराइव एट एन अप्रोप्रिएट सेंटेंसिंग डिसीजन।
जब वो क्रिमिनल की प्री सेंटेंसिंग रिपोर्ट एक बनाएगा, जुडिशियल ऑफिसर को देगा, जज को देगा, दिखाएगा कि देखिए सर इन्होंने जो भी काम किया वो इस कारण से किया, उसको काउंसलिंग करेगा उसकी, ठीक है, उसके मेंटल क्रिमिनल के मेंटल स्टेटस को समझेगा कि वो मतलब क्या अपने इस टाइम दिमागी रूप से गुजर रहा है, क्या उसके पीछे कारण था क्राइम करने का, ठीक है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनको हल किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेन एम जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का है वो क्रिमिनल को पनिश करने का नहीं है, जबकि उसको रिफॉर्म करने का है, ठीक। सो द प्रोबेशन ऑफिसर और द साइकोलॉजिस्ट प्ले आ सब्सटेंशियल रोल इन असिस्टिंग द जुडिशियल ऑफिसर टू अराइव एट एन अप्रोप्रिएट सेंटेंसिंग डिसीजन। ये कहता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट कि ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए, बननी चाहिए। नाउ according to the supporters of the reformative theory, okay, punishment is not imposed as a means for the benefit of others, okay, rather punishment is given to educate or reform the offender himself। देखिए रिफॉर्मेटिव थ्योरी के सपोर्टर्स क्या कहते हैं कि जो पनिशमेंट होती है वो किसी के बेनिफिट के लिए नहीं जो है इम्पोज करी जाती है कि ठीक कि उससे उसका बेनिफिट हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, rather punishment is given to educate or reform the offender himself, okay, कि पनिशमेंट इसलिए दी जाती है कि जब आदमी होगा जेल में आएगा या कहीं आएगा, वो कट जाएगा समाज से, तब वो अपने और कट जाएगा समाज से, उस टाइम पे आप उसको एजुकेट करिए, रिफॉर्म करिए, उसको एक अच्छा इंसान बनाइए, है ना। दोनों चीज़ें होती है कि अगर आपके यहाँ कोई गलती करता है तो उसको केवल सज़ा ही मत दीजिए, सज़ा के साथ उसको सिखाइए भी, ठीक। Rather, punishment is given to educate and reform the offender himself. Here, the crime committed by the criminal is an end, not a means as in the deterrent theory. Okay, समझ गए होंगे। This view is commonly accepted in the present time. Okay, deterrence theory की जैसे देखिए हम लोगों ने बाद में इसको मतलब नहीं चली मॉडर्न लॉ के हिसाब से, मॉडर्न जो करंट सिचुएशंस चल रही हैं। सो deterrence theory क्या था कि अगर किसी ने कोई भी क्राइम कर दिया उसको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट दे दो ताकि वो कि लोगों के अंदर डर बैठ जाए और कभी कोई और क्राइम करे ना। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये डिटरेंस थ्योरी से बिल्कुल ही अलग है। ओके, दैट डजंट मीन दैट इट शुड बी एक्ट एज अ डिटरेंट थ्योरी। सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस, लाइक प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में क्या होगा कि डिटरेंस थ्योरी की तरीके से वो काम नहीं करेगी, लेकिन जो क्रिमिनल होगा उसको रिहेबिलिटेट करेगी, ठीक है, उसके में जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स होगी उसको वो रिहेबिलिटेट करेगी, उसको मतलब उसको सॉल्व करेगी, उसको एक अच्छा इंसान बनाएगी। नाउ punishment is inflicted on a criminal for his reformation. This theory does not justify capital punishment. Okay, so punishment is inflicted only to educate। आप समझ रहे ना ये चीज़, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि punishment is inflicted on a criminal for his reformation. This theory does not justify capital punishment. capital punishment को ये theory बिल्कुल भी justify नहीं करती है। क्यों? क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट में क्या हुआ कि एक बार कैपिटल पनिशमेंट मिली उसके बाद तो क्रिमिनल ही नहीं रहेगा, है ना, क्रिमिनल को फांसी हो जाएगी या जो भी है ना, क्रिमिनल को फांसी हो जाएगी और वो क्रिमिनल ही दुनिया से चला जाएगा, तो उसको रिफॉर्म फिर किसको करेंगे। सो दिस थ्योरी डज नॉट जस्टिफाई कैपिटल पनिशमेंट। पनिशमेंट इज इन्फ्लिक्टेड ओनली टू एजुकेट और रिफॉर्म द क्रिमिनल हिमसेल्फ। ओके, नाउ पनिशमेंट डज नॉट ऑलवेज मेक रिफॉर्म इन अ क्रिमिनल। ओके, पनिशमेंट कोई भी हो, मतलब ऐसे कोई पनिशमेंट अगर आप दे देते हो, किसी को जेल में भेज देते हो या कुछ कर देते हो, तो वो कभी किसी क्रिमिनल को रिफॉर्म नहीं करती है। मान लीजिए कुछ ऐसे भी क्रिमिनल होते हैं जिनका एक साइकोलॉजिकल नेचर ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए उन्होंने कोई क्राइम किया और उसके बाद वो जेल में चले गए तो वो और चिढ़ जाते हैं, तो वो सोचते हैं जब मैं बाहर निकलूँगा तो मैं और ज़्यादा क्राइम करूँगा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, ठीक है। सो पनिशमेंट डज नॉट ऑलवेज मेक रिफॉर्म इन अ क्रिमिनल। नाउ ऑन द अदर हैंड, काइंड ट्रीटमेंट समटाइम्स प्रोड्यूसेस अ बेटर रिजल्ट दैन पनिशमेंट। ओके, कभी कभी क्या होता है कि आप उनको पनिश करोगे, उनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट में डालोगे, खूब काम कराओगे, इधर उधर के काम कराओगे, पत्थर तुड़वाओगे, तो उससे क्या होगा, वो जो है अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, है ना, एज ए गुड सिटीजन वो नहीं बन पाएंगे, उनका साइकोलॉजिकल कोई रिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, काइंड ट्रीटमेंट समटाइम्स प्रोड्यूस अ बेटर रिजल्ट दैन पनिशमेंट। अगर आप उनको काइंडली ट्रीट करोगे, उनके प्रॉब्लम्स को सुनोगे, सोल्यूशन दोगे, हर चीज़ करोगे, तो वो एक उनके लिए एक ट्रीटमेंट की तरह भी काम करता है जो साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्टेड है ना। तो इट मे बी मोर फेवरेबल टू द रिफॉर्मेशन ऑफ द क्रिमिनल। सो क्रिमिनल का रिफॉर्मेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है, अगर कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात ना करें तो एक समय ऐसा भी आता है कि जब वो क्रिमिनल होता है उसको जेल के बाहर वापस भी आना होता है ना, जब वो अपना सज़ा काट के वापस भी आएगा। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी टू रिफॉर्म द क्रिमिनल, ओके, सो दैट
जब वो बाहर जा रहा है, वापस सोसाइटी में आ रहा है, तो वो आगे वापस ऐसे क्राइम ना करे, क्योंकि कई सारे आपने क्रिमिनल्स के बारे में भी सुना होगा जो 2-2, 3-3, 4-4 बार जेल जाते हैं. सो वाई? ड्यू टू लैक ऑफ रिफॉर्मेशन इन देम. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैरा. It must be noted that the reformative theory shows a radical departure from the earlier theories, okay, and seeks to bring a positive change in the attitude of the offender so as to rehabilitate him as a law-abiding member of society. Okay, क्या कहा जा रहा है इसमें कि जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, जो पहले के ज़माने में जो पनिशमेंट की थ्योरीज थी, उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है. ओके, पहले के ज़माने में क्या थी, जो मैं हम लोगों ने पढ़ा, रेट्रीब्यूटिव, डेटरेंस, है ना, ये जो चलती थी बहुत ही ज़्यादा हार्श होती थी. सो अब क्या है कि उससे अब अलग है चीज़ें. ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि अब क्या किया जा रहा है कि जो भी क्रिमिनल है उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज किया जा रहा है, उसके एटीट्यूड में, ठीक है, उसके मेंटल स्टेटस में, उसके माइंड में. ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि उसको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है ताकि वो एक लॉ अबाइडिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी भी बने, क्योंकि आप जिसको सज़ा दे रहे हो वो कभी ना कभी जेल के भी बाहर आना है. सो दैट क्रिमिनल मस्ट बी रिफॉर्म्ड सो दैट now he can live as a good citizen in the country, in the society. Okay, thus punishment is used as a measure to reclaim the offender and not to torture him. So punishment क्या काम आता है कि punishment जो भी होता है वो जो क्रिमिनल होता है उसके लिए वो काम आता है कि उसको जो है रिफॉर्म करें, ना कि उसको टॉर्चर दें. ठीक है, ताकि वो जो है सुधर सके. दिस थ्योरी कंडेम्स ऑल काइंड्स ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट. ओके, तो बहुत सीधी सी बात है, जैसे मैंने भी आपको बताया. नाउ द मेजर थ्रस्ट ऑफ द रिफॉर्मिस्ट थ्योरी इज रिहेबिलिटेशन ऑफ इनमेट्स इन पेनल इंस्टीट्यूशन सो दैट दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लॉ अबाइडिंग सिटीजन. ओके, समझ रहे हैं आप कि पेनल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने चाहिए, वहाँ पे इनका रिहेबिलिटेशन करना चाहिए. ठीक है, ताकि ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन सकें. इनको थोड़ा बहुत कानून के बारे में भी बताना चाहिए. Now, it focuses greater attention on humanly treatment of prisoners inside the prison. Okay, it suggests that instead of prisoners being allowed to idle in jail, they should be properly taught, educated, and trained so as to adjust themselves to normal life in the community after they are released from the penal institution. इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ क्या होता है. देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है. इसमें होता क्या है, आप एक किसी भी क्रिमिनल की साइकोलॉजी को समझें. जब कोई भी एक क्रिमिनल होता है, मान लीजिए उसको 10 साल की सज़ा हो गई, ठीक, वो जब 10 साल जेल में अकेला रहता है, सोसाइटी से कट जाता है, उसका कोई कनेक्शन सोसाइटी से नहीं रहता है, फिर जब वो बाहर आता है, 10 साल बाद बाहर आता है, वापस सोसाइटी में जाता है, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अपने आप को उस सोसाइटी में अडॉप्ट करने के लिए. ओके, ना सोसाइटी उसको जल्दी अडॉप्ट कर पाती है और ना ही वो सोसाइटी में जाके जल्दी घुल मिल पाता है. ठीक, इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो सोसाइटी में पैदा होती हैं. सो एक सजेशन जो ये थ्योरी देती है वो ये कहती है कि इंस्टेड ऑफ प्रिजनर्स बीइंग अलाउड टू आइडल इन जेल, कि वो जेल में बैठे रहें, इधर उधर कुछ भी करते रहें, मतलब कोई मतलब नहीं है. सो इससे अच्छा है कि दे शुड बी प्रॉपरली टॉट, एजुकेटेड एंड ट्रेंड सो एज टू एडजस्ट देमसेल्फ टू नॉर्मल लाइफ इन द कम्युनिटी. ओके, आफ्टर देयर रिलीज फ्रॉम द पेनल इंस्टीट्यूशन. समझ गए आप? नाउ this purpose may be achieved. Okay, this purpose, see, anything can be achieved in the life. Okay, you have read about. So now this purpose can be achieved through the agencies of parole and probation. Okay, parole and probation जो आपके I think 3rd या 4th यूनिट में है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. वैसे मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ कि पैरोल एंड प्रोबेशन में क्या होता है. आपने सुना होगा कि ये पैरोल पे छूट गए, प्रोबेशन पे छूट गए, मतलब जो अपनी समय, जो उसकी सज़ा अवधि होती है, उसके बीच में अगर कोई क्रिमिनल बाहर आता है, अब वो कैसे बाहर आता है, पैरोल में कैसे बाहर आता है, प्रोबेशन में कैसे बाहर आता है, वो हम आप जो है आगे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे. ओके, सो मान लीजिए कोई पैरोल या प्रोबेशन पे कोई भी क्रिमिनल छूट जाता है, ठीक है, विच हैव बीन एक्सेप्टेड एज मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ रिफॉर्मिंग द ऑफेंडर, कि मतलब वो सोसाइटी के टच में भी बना रहेगा. ठीक है, उसको एक बार मौका दिया जाएगा कि सोसाइटी में जाए, वापस अपनी गलतियों को सुधारे, चीज़ें करे. ठीक है, तो ये पैरोल एंड प्रोबेशन एक चीज़ को ऐड किया गया था, जिससे ये भी एक तरीके का रिफॉर्मेटिव थ्योरी है. ओके, पनिशमेंट का, विच हैव बीन एक्सेप्टेड एज मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ रिफॉर्मिंग द ऑफेंडर्स. ओके, ऑल अराउंड द वर्ल्ड. Thus, the advocates of the theory justify prisonation not solely for the purpose of isolating criminals and eliminating them from the society, but to bring about a change in their mental attitude through effective measures of reformation during the term of their sentence. So, एडवोकेट्स क्या कहते हैं कि वो भी एडवोकेट्स भी इस थ्योरी को जस्टिफाई करते हैं. उनका ये कहना होता है कि प्रिजनेशन जो होता है ना, किसी को बंद करना,
वो केवल एक ही पर्पज़ के लिए नहीं होता है कि क्रिमिनल्स को आइसोलेट कर देना, ओके, या उनको सोसाइटी से एलिमिनेट कर देना, लेकिन उसका एक ये मकसद भी होना चाहिए और होता है कि वो क्रिमिनल के मेंटल एटीट्यूड को इफेक्टिव मेजर्स के थ्रू उसको चेंज करना, ठीक है, उसको रिफॉर्म करना, ठीक है, रिफॉर्मेशन ऑफ द मेंटल स्टेटस ऑफ द क्रिमिनल, ओके, is also very much mandatory while a criminal is in a isolation, okay, or he is away from the society, ठीक, that doesn't mean to keep him away from the society or in a isolation place, that doesn't mean that this much is efficient for him, okay. Now in Narottam Singh versus State of Punjab, see, there is a case, the Supreme Court has taken the following view, ओके, एक नरोत्तम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिफॉर्मेटिव थ्योरी के ऊपर एक अपना व्यू दिया। क्या था कि रिफॉर्मेटिव अप्रोच टू पनिशमेंट शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ, ओके, जो क्रिमिनल लॉ का जो भी ऑब्जेक्टिव है किसी भी क्रिमिनल को पनिश करने का वो रिफॉर्मेटिव होना चाहिए, इसका ये मतलब हुआ। In order to promote rehabilitation without offending communities' conscience and to secure social justice, okay, so क्या क्या कहा गया है इसमें कि रिफॉर्मेटिव अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, पनिशमेंट देने के लिए, ये जो क्रिमिनल लॉ के अंदर होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो भी मतलब वो क्रिमिनल होगा वो रिहेबिलिटेट हो पाएगा, वो रिफॉर्म हो पाएगा, उसके अंदर भी नई स्किल्स आएंगी, नई चीज़ें आएंगी, ताकि जब वो वापस लौट करके सोसाइटी में जाए तो एक अच्छा इंसान बन करके जाए, ठीक है, ताकि सोशल जस्टिस भी सिक्योर रहे और फाइनली जब वो जाए एक सोसाइटी मिले तो सोसाइटी को भी एक वो रहे, फील रहे कि हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज सिक्योर नाउ, नाउ इज़ अ गुड मैन। So now we will talk about the existing laws that are supporting the view of the reformative theory. As you know, reformative theory is now widely practiced. Okay, so now see different types of laws are being created, है ना, चीज़ें बनाई जा रही हैं, नए लॉ क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि क्रिमिनल को समझने में, ओके, क्रिमिनल का इलाज करने में, क्रिमिनल को एक अच्छा इंसान बनाने में वो सब काम आए। यही मेन मकसद है क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी को पढ़ने का, ओके। नाउ existing laws supporting the view of the reformative theory. In progressive states, provision is made for the prevention of habitual offenders. Okay, provision is made for a system of probation for first offenders. Now, देखिए अब हो क्या रहा है कि कई सारे प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जो है ऑफेंडर्स को समझाने के लिए कई सारे लॉज बनाए जा रहे हैं, ठीक है। सो देखिए कई सारे, देखिए लिखा है कि प्रोग्रेसिव स्टेट्स प्रोविजन इज मेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ओके, कई सारे प्रोविजन बनाए गए हैं जिससे हैबिचुअल ऑफेंडर जो होते हैं, जो कई बार क्राइम करते हैं, बार बार क्राइम करते हैं, उनको भी जो है उनका भी साथ प्रिवेंशन किया जाए। प्रोविजन इज मेड फॉर अ सिस्टम ऑफ प्रोबेशन फॉर फर्स्ट ऑफेंडर, जो फर्स्ट ऑफेंडर होते हैं, जो पहली बार क्राइम किए होते हैं, है ना, जिन्होंने कभी पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा, उनके लिए भी कई सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं कि कैसे उनको प्रोबेशन पे छोड़ा जाए, है ना, क्या किया जाए ताकि वो भी अपनी सोसाइटी में वापस जाए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, दिक्कतों को समझे, अपनी हर चीज़ करें, ठीक है। मतलब एक और प्रोबेशन पैरोल पे छोड़ने का ये भी मकसद होता है कि सोसाइटी के अंदर उनकी एकदम एक इल इमेज ना बन के चली जाए, है ना, कि एकदम से उनको अलग कर दिया, फिर 5 साल 7 साल बाद 10 साल बाद छोड़ा तो पता चला उनकी एक अलग इमेज बनी हुई है। उसके लिए भी पैरोल एंड प्रोबेशन पे छोड़ा जाता है ताकि वो अपनी सोसाइटी से बने रहे और अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करें। नाउ दिस थ्योरी इज़ बीइंग ग्रोइंगली अडॉप्टेड इन द केस ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स। जुवेनाइल ऑफेंडर्स भी आप जानते होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो है ना, उनके बारे में भी हम लोग डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, जुवेनाइल ऑफेंडर्स के बारे में कि कौन होते हैं जुवेनाइल ऑफेंडर। आप लोग भी पढ़िएगा जुवेनाइल ऑफेंडर के बारे में, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिएगा, ठीक है। द ओल्डेस्ट लेजिस्लेशन on the subject in India is the Reformatory School Act 1890, okay, Reformatory School Act 1890 भी आया था, which aimed at preventing the depraved and delinquent children from becoming confirmed criminals in the coming years, okay। जुवेनाइल ऑफेंडर्स बच्चों के लिए ही होता है जो क्राइम कर देते हैं अपनी कम उम्र में और उनको एक पूरा कन्फर्म क्रिमिनल ना बनाया जाए, जबकि उनको समय समय पे ही उनको जो है रिफॉर्म कर दिया जाए। It applied to children under the age of 15 years. Okay, the Reformatory School Act has been extensively amended in the application to the various states by the state legislature. Okay, now the government of India passed in 1960 the Children Act. Okay, which applies to the Union territories. The Act was amended in the 1978. This amendment broadened the aim of the Children Act 1960. Okay. अब क्या है कि देखिए इसमें बात ये कही गई है कि कई सारे लॉज देखिए रिफॉर्मेटिव थ्योरी के लिए बनाए गए,
है ना, उनको रिफॉर्मेटिव थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया, सो दैट कि ताकि मतलब जिसे कहा जाता है कि ताकि लोगों के अंदर केवल उनको सज़ा ही ना दी जाए, क्रिमिनल्स को केवल सज़ा ही ना दिया जाए, लेकिन उनको एक बार रिफॉर्म भी किया जाए, ठीक है। सो नाउ as we have done with all our theories, okay, this is our last, okay, we have two three more paragraphs, so we will discuss it. See, one second, okay, the Probation of Offenders Act 1958. सी अब इसमें हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि कौन कौन से एक्ट्स पास हुए, ठीक है, जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी को सपोर्ट में आते हैं। सो जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, एक तो चिल्ड्रंस एक्ट पढ़ लिया हम लोगों ने 1960, रिफॉर्मेटिव स्कूल्स एक्ट 1890 हो गया, प्रोबेशन वाली चीज़ें जो इंट्रोड्यूस करी गई फर्स्ट ऑफेंडर्स के लिए भी। नाउ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, देखिए वो भी एक्ट आ गया, हैज़ बीन पास्ड विद अ सिमिलर ऑब्जेक्ट इन द व्यू अबाउट द एक्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व इन रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए मैं केस लॉज भी आपको बताता चलता हूँ, क्योंकि बीइंग एन एकेडमिक स्टूडेंट यू शुड बी वेरी वेल versed with the cases also, okay. Now that the act is a milestone in the progress of the modern liberal trend of reform in the field of penology, okay. अच्छा, एक चीज़ आपको तो ये चीज़ एकदम कंफर्म पता होगा ना कि अब हम लोग पेनोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपने अपने 5th सेमेस्टर में क्रिमिनोलॉजी पढ़ा है, योर 6th सेमेस्टर इज बेस्ड ऑन द पेनोलॉजी, ओके। नाउ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट भी आया, जिसमें प्रोबेशन के बारे में बात करी गई, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑफेंडर्स के लिए भी, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंडर्स, है ना, और वो डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। बहुत डिटेल में इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जानना है कि कौन कौन से एक्ट्स हैं ऐसे जो इन थ्योरीज को सपोर्ट करते हैं। नाउ देयर इज अ केस इन मूसा खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट दिस एक्ट इज अ पीस ऑफ सोशल लेजिस्लेशन which is meant to reform juvenile offenders with a view to prevent them from becoming hardened criminals by providing an educative and reformative treatment to them by the government। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जुवेनाइल्स के बारे में बात हो रही है। सो आप लोग जैसे अपने लास्ट सेमेस्टर में है अपने लॉ के, तो मतलब मैं ये चीज़ को मानता हूँ कि आपको जुवेनाइल का मतलब पता होगा, नहीं पता होगा तो आप इसके बारे में पढ़िएगा, फिर भी ना पता हो तब आप मेरे को कमेंट करिएगा, ये आपके लिए आज का होमवर्क है। नाउ in Musa Khan versus State of Maharashtra, the Supreme Court observed that this act is a piece of social legislation which is meant to reform juvenile offenders with a view to, क्योंकि juvenile offender का जैसे क्या होता है कि उनकी उम्र कम होती है, अब इन्होंने अपनी लाइफ शुरू करी होती है, ज़्यादा उम्र नहीं होती है ना, बालिग भी नहीं होते, सो उनके साथ क्या है कि उनको जो है हार्डेंड क्रिमिनल बनाने से प्रिवेंट करना चाहिए, उनको ऐसे नहीं कि सीधे जेल में डाल देना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा बाल गृह होता है, सो बाल गृह क्या करता है कि दैट इज़ अ प्लेस दैट इज़ विद द रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। वो बाल गृह में बच्चों को रखे जाते हैं, जुवेनाइल्स रखे जाते हैं, वहाँ पे उनको रिफॉर्म किया जाता है, उनको टीचिंग्स दी जाती हैं, उनको पढ़ाया जाता है, एजुकेट किया जाता है, उनको रिफॉर्म किया जाता है, उनको बचाया जाता है कि वो हार्ड एंड क्रिमिनल्स ना बन पाए, ठीक। नाउ सेक्शन 27 ऑफ द CRPC क्या कहता है, सेक्शन 27 ऑफ द CRPC, आपने CRPC पढ़ी होगी, ओके। सो section 27 of the, okay, once again let me have a glass of water. So section 27 of the Criminal Procedure Code 1973 provides that any offence not punishable with death or imprisonment for life, okay, committed by any person who at the date when he appears or is brought before the court is under the age of 16 years, okay, juvenile, okay, may be tried by the court of a Chief Judicial Magistrate or by any court especially empowered under the Children's Act 1960 or any other law for the time being enforced providing for the treatment, training and rehabilitation of youthful offenders, okay। क्या कहता है ये कि जो CRPC का सेक्शन 27 है वो ये कहता है कि अगर कोई भी ऑफेंस है, ठीक है, एनी ऑफेंस दैट इज़ नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अगर किसी भी ऑफेंडर ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि कैपिटल पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अंतर्गत नहीं आता है, ओके। सो ऐसे मतलब ऑफेंडर को, ठीक है, वो जिस भी दिन कोर्ट में अपीयर होता है, ठीक है, और 16 साल की कम उम्र का है, तो उसको क्या करें, वो हमेशा उसको चीफ CJM जो होगा वो ट्राई करेगा, पहली चीज़ तो, ठीक है, उसको जो ट्रायल चलाएगा वो CJM चलाएगा, CJM कोर्ट चलाएगी, ओके। और कोई भी ऐसी कोर्ट होगी जो चिल्ड्रन एक्ट 1960 के अंतर्गत काम कर रही होगी। अगर कोई ऐसा लड़का होगा, आप फिर से सुनिएगा, अगर कोई ऐसा क्रिमिनल है जो 16 साल की उम्र से कम है
और उसने ऐसा क्राइम किया है जो कि कैपिटल पनिशमेंट के लिए या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अंतर्गत नहीं आता है, तो उस क्रिमिनल का जो ट्रायल चलाएगी वो सीजीएम कोर्ट चलाएगी, या तो कोई वो कोर्ट चलाएगी जो चिल्ड्रंस एक्ट 1960 को डील कर रही हो, ओके। और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर द, और कोई भी, और मान ली अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो कोई भी ऐसा लॉ होगा उसके अंदर कोर्ट काम कर रही होगी जो ऑफेंडर के ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन के लिए बनाया गया होगा, ओके, फॉर द यूथफुल ऑफेंडर्स, इसे कहेंगे हम लोग। मतलब ये चीज़ डिफाइन है सेक्शन 27 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेक्शन 30 ऑफ द सॉरी नाउ विल टॉक अबाउट द सेक्शन 30 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ओके। तो ये क्या कहता है कि सेक्शन 30 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 empowers the court to order the release on probation of good conduct और after admonition, ओके। प्रोबेशन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कि जैसे होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, ठीक है, उसको सज़ा मिली किसी टर्म की, उसने अपने वो उसकी सज़ा चल रही है, मान लीजिए उसके टर्म में देखा जाता है कि मान लीजिए उसकी आधी सज़ा बीत गई या जो भी इसकी कंडीशन है मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, उसमें क्रिमिनल को ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर उसका जो अच्छा कंडक्ट रहा है जेल में, ठीक है, वो अच्छे से सबसे रह रहा है, उसका कंडक्ट अच्छा है, सब हर चीज़ कर रहा है, तो वो एक ग्राउंड बन सकता है कि उसको प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाए। प्रोबेशन माने होता है कि उसको मतलब जेल में नहीं रखा जाएगा, वो अपने बाहर जाके अपने घर पे रह सकता है, लेकिन वो टाइम टू टाइम अपना जो है कनेक्शन उसका बना रहेगा, उसकी चेकिंग होती रहेगी, वो जानते रहेंगे वो अपना शहर नहीं छोड़ सकते, या जो भी उस पर प्रोबेशन पे करके उसको बाहर छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपने सोसाइटी में जा कर के लोगों के साथ रहे। सो दीज आर द ग्राउंड विच सपोर्ट्स द रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। सो दिस वॉज द लास्ट, ओके, वी हैव एंडेड विद आवर थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। सो हमारी जैसे देखिए जो भी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट थी हमारी सारी पूरी हो गई है। हमारे यूनिट 1 का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया है। सो नाउ फ्रॉम इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीरियड, ओके, जो आपने देखा होगा अर्ली पीरियड, मेडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, जिन भी पीरियड्स के बारे में बात की गई है क्रिमिनोलॉजी में थ्योरीज़ को लेकर के, हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनको शुरू करेंगे। सो इन सभी थ्योरीज़ में आपको कोई भी डाउट रहे, कुछ भी क्वेश्चन है, सो यू कैन कमेंट डाउन इन द वीडियो, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो, एंड we'll meet in the next video, okay, thank you।